अब सही है। चलो तो हम स्टार्ट करते हैं। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कंप्लीट हो गई थी हमारी, ठीक। इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं एम्पियर सर्किटल लॉ। ठीक है, एम्पियर सर्किटल लॉ गॉस लॉ पढ़ा था आप लोगों ने, ठीक है। उससे थोड़ा सा रिलेट करके बताएंगे, बिल्कुल उस जैसा नहीं है इसमें, मतलब उससे डिफरेंट है, लेकिन वैसा ही कुछ लॉ है ये भी, ठीक है। उसमें क्या होता था कि अगर कहीं पर एक चार्ज रखी हुई है Q, तो हम क्या करते थे, इसके सराउंडिंग में एक सरफेस हम मान लेते थे, जिसको हम गॉसियन सरफेस कहते थे। और हमसे कहा जाता था कि गॉस लॉ के द्वारा, मतलब गॉस ने ये बताया कि इससे निकलने वाला जो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा, जिसको हम किससे रिप्रेजेंट करते थे, E डॉट डी एस, ये हमारा टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता था, फाई इज इक्वल टू, ठीक है। और ये जो होता था ना, ये जो गॉसियन सरफेस है, गॉसियन सरफेस से के अंदर जो टोटल चार्ज होता था, ठीक है, अगर मैं उसको कह दूं Q इनक्लोज्ड डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट के बराबर होता था। ये था हमारा गॉस लॉ, लेकिन हमें गॉस लॉ यहाँ पर नहीं पढ़ना है, बस आप लोगों को ध्यान में रहना चाहिए, थोड़ा सा रिलेट करके बताएंगे तो जल्दी से याद हो जाएगा। तो अब यहाँ पर क्या है, एम्पियर सर्किटल लॉ में एम्पियर साहब ने ये बताया कि अगर कोई करंट कैरिंग वायर है, अगर कोई करंट कैरिंग वायर है जिसमें आई करंट का फ्लो हो रहा है, तो अगर ये करंट कैरिंग वायर किसी ऐसे, उसमें क्या था, हम सरफेस मानते थे जिसको हम गॉसियन सरफेस कहते थे, इसमें हम लूप मानते हैं। लूप का मतलब समझते हो, ठीक है ना, एक रिंग कह सकते हैं उसको, या एक क्लोज्ड लूप। क्लोज्ड लूप का मतलब एक जगह से आपने चलना स्टार्ट किया, घूमते घूमते गए और फिर वहीं पर आकर के रुक गए, जिसको हम क्लोज्ड लूप कहते हैं, ठीक है। तो अगर ऐसा कोई क्लोज्ड लूप हम मान लें, और इस क्लोज्ड लूप के जैसे ये ऐसा एक क्लोज्ड लूप है, ठीक है, मैं इसको क्रॉस सेक्शनल व्यू में दिखा रहा हूँ, ठीक है, इस वायर को मैं क्रॉस सेक्शनल व्यू में दिखा रहा हूँ। मान लो बोर्ड के अंदर की तरफ एक करंट का फ्लो हो रहा है आई, और ये हमारा कोई लूप है, ठीक है। लूप का मतलब समझते हो ना, तो ये वहाँ पर सरफेस था, क्लोज्ड सरफेस, यहाँ पे क्लोज्ड लूप है, मतलब हमने चलना स्टार्ट किया और वहीं पर आ गए तो ये एक लूप बन गया, मतलब ये लेंथ के द्वारा बना हुआ है, ठीक है, और उसमें सरफेस था। तो इस क्लोज्ड लूप से निकलने वाला जो टोटल, मतलब एम्पियर साहब ने ये बताया कि क्लोज्ड इंटीग्रल ऑफ B डॉट डी एल दैट इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई इनक्लोज्ड, ये होता है हमारा एम्पियर सर्किटल लॉ। एम्पियर सर्किटल लॉ, अब मैं इस चीज़ को समझा रहा हूँ, B डॉट डी एल इज इक्वल टू क्लोज्ड इंटीग्रल, ये यहाँ पर मैंने इंटीग्रेशन के साइन में यहाँ पर क्लोज्ड एक सर्कल बना देता हूँ, इसका मतलब क्या होता है, ये क्लोज्ड इंटीग्रल है। क्लोज्ड इंटीग्रल का मतलब जैसे कोई एक लाइन है जिसको हमें इंटीग्रेट करना है, तो शुरू से लेकर के आखिरी तक, जहाँ पर जैसे मान लो यहाँ से ये लाइन स्टार्ट हुआ, तो ये जब तक खत्म नहीं होगा पर फिर यहीं पर नहीं आ जाएगा, मतलब तो यहाँ तक का इंटीग्रेशन है ये। तो यहाँ तक के इंटीग्रेशन को अगर B कांस्टेंट होगा तो dl का क्लोज्ड इंटीग्रल, इसका मतलब क्या है, ये टोटल लेंथ, dl का क्लोज्ड इंटीग्रल का मतलब टोटल लेंथ। अब हम इस समझते हो कि B डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई इनक्लोज्ड क्या है। अगर हमने ये मतलब क्लोज्ड लूप मान लिया, इस क्लोज्ड लूप का हम कहते हैं एम्पेरियन लूप, ये सब जगह नहीं दिया गया है, बस कुछ कुछ किताबों में दिया गया है। इस क्लोज्ड लूप का हम कहते हैं एम्पेरियन लूप। इस लूप से, ठीक है ना, इस लूप के किसी पॉइंट पर अगर हमें मान लें कि मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ये है हमारा मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, और यहाँ पर इस वाले पॉइंट पर अगर मैं डीएल के डायरेक्शन की बात करूँ, अगर मैं इस वाले पॉइंट पर डीएल के डायरेक्शन की बात करूँ, तो डीएल का डायरेक्शन कुछ ऐसे होगा। बात समझ में आ रही है कैसे होगा? अगर यहाँ पर मैं डीएल के डायरेक्शन की बात करूँ तो यहाँ पर टेंजेंट खींचते हैं ना, तो वैसे ही मैंने यहाँ पर टेंजेंट खींचा, तो ये डीएल का डायरेक्शन है, ये हमारी बी का डायरेक्शन है, और इन दोनों के बीच का एंगल है थीटा। तो यहाँ पर अगर मैग्नेटिक फील्ड हमें निकालनी है तो उसके लिए B डॉट डी एल का क्लोज्ड इंटीग्रल दैट इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू जो हमने क्लोज्ड लूप माना है उसके अंदर टोटल जितने करंट का फ्लो हो रहा है वो वाला करंट है। ये बात समझ में आ गया ना? ये होता है एम्पियर सर्किटल लॉ। क्लियर हुआ? अब देखो वैसे तो B डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू इंटू आई इनक्लोज्ड हो जाएगा सिर्फ इस क्लोज्ड सरफेस के लिए, लेकिन क्या हम इसके द्वारा हम ये क्यों पढ़ रहे हैं, क्लोज एम्पियर सर्किटल लॉ क्यों पढ़ रहे हैं? मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करने के लिए।
लेकिन सभी जगह हम मैग्नेटिक फील्ड इसके द्वारा कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे। एम्पियर्स लॉ के द्वारा सभी जगह मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना संभव नहीं है, लेकिन बहुत सारी जगहों पे जहाँ पर हम बहुत दिक्कत से बायो-सैवर्ट लॉ का यूज़ करके बहुत डिफिकल्टी से मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट कर रहे थे, उस चीज़ को ये आसान कर देता है। लेकिन कब आसान कर देता है? कुछ सर्टेन सिमेट्री होती है। सिमेट्री, ये जो हम क्लोज लूप लेंगे ना, एक सिमेट्री टाइप का अगर लेंगे तभी मैग्नेटिक फील्ड हम निकाल पाएंगे। सिमेट्री इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर देखो, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड कुछ अलग होगा, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड कुछ अलग होगा, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड कुछ अलग होगा, क्योंकि यहाँ से इनकी डिस्टेंस कुछ अलग है, यहाँ से इनकी डिस्टेंस कुछ अलग है। मेरी बात समझ पा रहे हो? लेकिन यही अगर मान लो सर्कल होता और ये बिल्कुल आई हमारा सेंटर पे होता, तब मैग्नेटिक फील्ड निकालना हमारे लिए आसान होती, क्योंकि उस सर्कल पर सभी जगह मैग्नेटिक फील्ड सेम होता। मैग्नेटिक फील्ड हमारा बाहर आ जाता तो क्लोज्ड इंटीग्रल ऑफ डीएल, और हम सर्कल का टोटल हम लेंथ निकालना जानते हैं अगर उसका रेडियस दिया गया है तो। मेरी बात समझ में आ रही है ना? तो कुछ सर्टेन सिमेट्री के द्वारा ही, इसके द्वारा, इस लॉ का यूज करके हम मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट कर सकते हैं। क्लियर हुआ? जैसे एग्जांपल के तौर पे, जैसे मान लो आपको यहाँ पर 4 वायर दिया गया है, ठीक है, इसमें करंट I1 का फ्लो हो रहा है, इसमें करंट I2 का फ्लो हो रहा है, इसमें करंट I3 का फ्लो हो रहा है, इसमें करंट I4 का फ्लो हो रहा है, और यहाँ पर आपको 4 लूप दिया गया है। एक लूप ये है, दूसरा लूप ये है, तीसरा लूप ये है, ऐसे 3 लूप दिए गए हैं, ठीक है। आपको बताना है ये फर्स्ट लूप है, ये सेकेंड लूप है, ये थर्ड लूप है। फर्स्ट एम्पेरियन लूप से, ठीक है, फर्स्ट एम्पेरियन लूप के लिए मैं क्या इक्वेशन लिख सकता हूँ बताओ? क्लोज इंटीग्रल बी डॉट डी एल इज इक्वल टू क्या होगा? म्यू नॉट इंटू, ये बताओ इसके अंदर, इस क्लोज लूप के अंदर टोटल कितने करंट का फ्लो हो रहा है? इसके अंदर, इस क्लोज लूप के अंदर I1 प्लस I2 प्लस I3। तो यहाँ पर मैं क्या लिखूंगा? I1 प्लस I2 प्लस I3। वही सेकेंड लूप के लिए बी डॉट डी एल इज इक्वल टू, बताओ, सेकेंड लूप के लिए बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू I1 प्लस I2। थर्ड लूप के लिए बी डॉट डी एल इज इक्वल टू, थर्ड लूप के लिए I4 म्यू नॉट इंटू 0, क्योंकि इस क्लोज लूप से होकर के एक भी करंट का फ्लो नहीं हो रहा है। इस क्लोज लूप से I1 और I2 जा रहा है, इस क्लोज लूप से I1 प्लस I2 प्लस I3 जा रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो B और DL के बीच का एंगल थीटा है, इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो क्या हो जाएगा? ये B डॉट DL है, B DL इंटू कॉस थीटा, ठीक है। अगर चलो ठीक है, अब इसके बाद से क्वेश्चन करते हैं और अच्छे समझ में आएगा। एम्पियर सर्किट लॉ समझ में आया? हम ये इसकी वैल्यू डायरेक्टली ये लिख सकते हैं, ठीक है, लेकिन सभी जगह इसके द्वारा मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना हमारे लिए आसान नहीं होगा। अब कुछ लिखना चाहोगे इसके बारे में याद रखने के लिए? लिखो, द लाइन इंटीग्रल ऐसा साइन बनाओ, इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डी एल, क्लोज्ड लगा देना वहाँ पर, टेकन along the closed, टेकन द लाइन इंटीग्रल, ये लिखना, टेकन along the closed curve is equal to, closed curve is equal to mu naught, is equal to mu naught times the total closed curve, क्या रिपीट कर देना, द लाइन इंटीग्रल, इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डी एल इज इक्वल टू, नहीं, टेकन अलोंग ए क्लोज्ड कर्व, टेकन अलोंग ए क्लोज्ड कर्व इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स द टोटल current crossing area by the curve, the total current crossing
एरिया बाय द कर्व, ठीक है ना। जैसे मान लो ये क्या बना रहा है, एक तरीके से ये एरिया है और इसको ये वाली क्या कर रही है, क्रॉस कर रही है, इसके एरिया को ये करंट क्रॉस कर रही है, तो इस टोटल एरिया को जो करंट क्रॉस करेगी ना उसी को म्यू नॉट से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, क्लोज्ड इंटीग्रल ऑफ बी डॉट डी एल। समझ में आ रहा है? अभी क्वेश्चन करेंगे तो और अच्छे से समझ में आएगा। इसकी वैल्यू निकालने के लिए, क्लोज्ड इंटीग्रल बी डॉट डी एल की वैल्यू निकालने के लिए हम कैसा भी कर्व ले सकते हैं, ठीक है ना। मेरी बात समझ रहे हो अनवर? हम इस बी डॉट डी एल की वैल्यू निकालने के लिए ना कैसा भी कर्व ले सकते हैं, आंसर यही मिलेगा हमें। लेकिन अगर हमें सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड निकालनी हो उस केस में हमें जो भी कर्व लेना है ना सिमेट्रिकल टाइप का कर्व लेना है, ठीक है। या तो आप स्क्वायर ले सकते हो, रेक्टेंगल ले सकते हो, सर्कल ले सकते हो, ठीक है ना। सिलेंड्रिकल टाइप का कर्व, सॉरी सिलेंड्रिकल नहीं मतलब वही यही ले सकते हो। क्या? 2D कर्व 2D में ही होता है ना, जैसे क्लोज जो भी लूप होगा 2D में ही होगा। सर्कल हो सकता है, स्क्वायर हो सकता है, रेक्टेंगल हो सकता है, ठीक है। तो वैसे ही हम एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हमने क्या करा था, करंट कैरिंग वायर के द्वारा मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट किया था बायो-सवार्ट लॉ का यूज़ करके। अब इसके मतलब लॉ को यूज़ करके हम देखेंगे ना तो ये उससे बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा। जैसे कि मान लो एक करंट कैरिंग इनफाइनाइट वायर है और हमें इससे r डिस्टेंस पर मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करनी है, r डिस्टेंस पर मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करनी है। तो हम क्या करेंगे ना, ये मान लेते हैं इसको हम क्रॉस सेक्शनल व्यू बनाते हैं तो कुछ ऐसे ही दिखाई दे रहा है और हमें यहाँ से r डिस्टेंस पर मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करनी है। तो हम क्या कर सकते हैं बताओ, हम क्या करेंगे ना कि एक सर्कल बनाएंगे r रेडियस मान करके और सेंटर मान लेंगे जहाँ पर करंट है। तो हमने एक सर्कल ऐसे ड्रॉ कर दिया और इस सर्कल को हम मान लेंगे एम्पेरियन लूप। और हम देख रहे हैं कि यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी होगी वही मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी यहाँ पर भी होगी, यहाँ पर भी होगी, यहाँ पर भी होगी, यहाँ पर भी होगी। सभी जगह मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी सेम होगी ना। मेरी बात समझ में आ रही है ना। तो इसके लिए हम लिख सकते हैं इक्वेशन कि ये जो हमारा एम्पेरियन लूप है इसके अंदर टोटल करंट का फ्लो हो रहा है I। अगर I करंट का इसमें फ्लो हो रहा है तो ये हमारा I है। तो इसके लिए हम लिख सकते हैं क्लोज्ड इंटीग्रल ऑफ B डॉट डी एल दैट इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू I। अब एक चीज़ आप लोग थोड़ा सा ध्यान से समझना, थोड़ा सा डिफरेंस समझना। यहाँ पर DL क्या है, जब हमने बायो-सवार्ट लॉ के फॉर्मूले का यूज़ करा था उस समय DL क्या था, DL इस करंट कैरिंग वायर का एक पार्ट था। लेकिन यहाँ पर DL जो है ना वो DL करंट कैरिंग वायर का पार्ट नहीं है। ये वाला DL जो B से मल्टीप्लाई हो रहा है ना, ये एम्पेरियन लूप जो है उस लूप का छोटा सा एलिमेंट है। यहाँ पर जो DL है, जो हमने बायो-सवार्ट लॉ में DL का यूज़ करा था वो DL क्या था, करंट कैरिंग वायर जो था ना उसका एक छोटा सा एलिमेंट था। लेकिन यहाँ पर जो DL है एम्पियर सर्किटल लॉ में, ये DL क्या है, ये जो हमने लूप कंसीडर किया हुआ है ना एम्पेरियन लूप, उसका एक छोटा सा एलिमेंट है। ये चीज़ हमेशा ध्यान में रखिएगा, इन दोनों DL में डिफरेंस, ठीक है। तो अब क्या करना हमें, B डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू इंटू I हमें चाहिए। अब यहाँ पर देखो DL जो होगा, मान लेते हैं ये DL है, मान लेते हैं एक छोटा सा एलिमेंट ये DL है, इसका डायरेक्शन इस तरफ होगा और हम जानते हैं कि इस मैग्नेटिक फील्ड, सॉरी किधर भी ले सकते हैं, इधर भी ले सकते हैं, इधर भी ले सकते हैं। मैग्नेटिक फील्ड के अकॉर्डिंग हम देखेंगे, जैसे यहाँ पर देखो करंट का फ्लो अंदर की तरफ हो रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन निकालनी होती है, यहाँ टेंजेंट खींच देंगे, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन निकालनी होती है, यहाँ टेंजेंट खींच देंगे, ठीक है। और ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगा क्योंकि करंट का फ्लो अंदर की तरफ हो रहा है। तो हमारा जो DL का डायरेक्शन होगा ना वो भी सेम इसी डायरेक्शन में ही होगा। DL क्या होता है, छोटा सा एलिमेंट यहाँ पर लेंगे तो इसका भी जो डायरेक्शन होगा DL का वो भी इसी डायरेक्शन में होगा और DL मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन इसी डायरेक्शन में, यानी दोनों के बीच का एंगल 0 डिग्री है। 0 डिग्री होने की वजह से क्या हो जाएगा, यहाँ पर B डॉट डी एल इज इक्वल टू cos 0 डिग्री, मतलब B इंटू यहाँ पर हो जाएगा B इंटू डी एल इंटू cos 0 डिग्री, और cos 0 डिग्री की वैल्यू 1 इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू I। यहाँ पर देखो B जो है हमारा, यहाँ पर भी वही है, यहाँ पर भी वही है, यहाँ पर भी वही, सभी जगह मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी सेम है, यानी कि B क्या है हमारा कांस्टेंट है सभी जगह। तो क्या मैं B को बाहर लिख सकता हूँ, B बाहर आ गया इंटू DL दैट इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू I। अब DL का क्लोज्ड इंटीग्रल क्या हो जाएगा, टोटल पेरीमीटर ऑफ द सर्कल कितना हो जाएगा 2 पाई r। तो B इंटू 2 पाई r दैट इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू I। मैग्नेटिक फील्ड मिल जाएगा हमें म्यू नॉट I डिवाइडेड बाई 2 पाई r। क्या हमने ये मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करी थी स्टार्टिंग में,
सेम यही आया था बायो सेवर्ट लॉ का यूज़ करके, देखो कितना आसान हो गया। समझ में आ गया, लिख लिया सारा चीज़, देखो कितना आसान है। तो जब भी हमें ऐसा डेरिवेशन आए ना कि इनफाइनाइट वायर के लिए, इनफाइनाइट होलो वायर के लिए या सोलिनॉइड के लिए भी आपका डेरिवेशन आता है कि डेरिवेशन कीजिए कि सोलिनॉइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी, तो हमने बायो सेवर्ट लॉ का यूज़ करके म्यू नॉट NI कैलकुलेट करा था ना, तो उस लॉ से आपको नहीं जाना, वैसे समझने के लिए समझ लीजिएगा, लेकिन आपको जब डिराइव करना होगा, डेरिवेशन करनी होगी, तो आप एम्पियर्स लॉ के द्वारा कीजिएगा। अभी मैं बताऊँगा कैसे करना है उसका, ठीक है ना। तो वैसे अगर आपके पास टाइम है तो सारी चीज़ें पढ़िएगा, कोई भी चीज़ स्किप मत कीजिएगा, लेकिन एग्जाम्स में जब करने होंगे तो आसान तरीका जो होगा उसी से कीजिएगा। तो डेरिवेशन करनी होगी तो एम्पियर सर्किट लॉ का पहले देख लीजिएगा कि अगर ये डेरिवेशन एम्पियर सर्किट लॉ के द्वारा हो जाता है तो इसी से करना है, नहीं हो पाता है तो हमें बायो सेवर्ट लॉ के द्वारा करना है। तो देखो अब हम अगला हेडिंग है हमारा मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू हॉलो इनफाइनाइट करंट कैरिंग वायर। हॉलो इनफाइनाइट करंट कैरिंग वायर का मतलब समझ रहे हो, एक ऐसा हमारे पास वायर है जिसके अंदर ना मटेरियल नहीं है, सिर्फ उसके सरफेस पर मटेरियल है, मतलब वो हॉलो है। तो मैं ऐसा एक हॉलो इनफाइनाइट वायर बनाने की कोशिश करता हूँ। जैसे कि मान लो मैंने यहाँ पर बनाया, ये कुछ सिलेंड्रिकल टाइप का बनेगा, समझ में आ रहा है ना, ये कुछ सिलेंड्रिकल टाइप का बनेगा। ये ऐसे करंट का फ्लो हो रहा है, ठीक है ना, और टोटल करंट का फ्लो हो रहा है, मान लेते हैं कि इस हॉलो इनफाइनाइट करंट कैरिंग वायर में I करंट का फ्लो हो रहा है और हमें निकालना है मैग्नेटिक फील्ड एट ए डिफरेंट पोजीशन। हम मान लेते हैं ये इसकी एक्सिस है, ठीक है ना, और एक्सिस का मतलब, और हम मान लेते हैं कि इसका जो रेडियस है वो R है, इसका जो क्रॉस सेक्शनल सरफेस है, क्रॉस सेक्शनल सरफेस का रेडियस R है, और हमें मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करनी है। तो हमें यहाँ पर दो केस बन जाएंगे। पहला केस ये होगा कि अगर हमें मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करनी हो इस वायर के अंदर ही, अगर हमें मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करनी हो इस वायर के अंदर तब कितना होगा, और इस वायर के बाहर मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा। मेरी बात समझ पा रहे हो, ठीक है। बताओ पहला केस इसका लेते हैं, व्हेन R इज ग्रेटर देन R, जब हमारा पॉइंट बाहर हो, इसके एक्सिस से उस पॉइंट की डिस्टेंस R हो, और ये पॉइंट P से रिप्रेजेंट कर देते हैं। इस पॉइंट P पर अगर हमें मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करनी है उस केस में हम क्या करेंगे, सेम प्रोसीजर अभी जो हमने करा, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, इसका मैं क्रॉस सेक्शनल व्यू यहाँ पर दिखा देता हूँ। ये हमारा ये क्रॉस सेक्शनल व्यू है और ये इसका रेडियस है R, और यहाँ से R डिस्टेंस पर हम क्या करेंगे, एक एम्पेरियन लूप बनाएंगे, ड्रॉ करेंगे एम्पेरियन लूप। और हम जानते हैं एम्पेरियन लूप हमने ड्रॉ कर लिया, इसका रेडियस R है। तो क्या हम यहाँ पर एम्पियर सर्किट लॉ लगा सकते हैं। एम्पियर सर्किट लॉ लगाएंगे तो हम जानते हैं B.dl दैट इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू टोटल करंट, इसमें कितने का फ्लो हो रहा है, टोटल करंट I, तो ये हो जाएगा I। B हमें कैलकुलेट करना है। अब ये बताओ यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वही मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर भी होगी, वही यहाँ पर भी होगी, B हमारा कांस्टेंट है, ठीक है। और डॉट dl था तो dl और B के बीच का एंगल यहाँ पर भी 0 डिग्री होगा, सेम प्रोसीजर है यहाँ पर भी। तो यहाँ पर भी 0 डिग्री होगा, यानी B इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा आपको, म्यू नॉट I अपान 2πr, सेम चीज़ मिलने वाली है, इसको आप लिख लो। ठीक है। सेकेंड केस देखो, व्हेन R इज स्मॉलर देन R, इस चीज़ को आप खुद से करो। अगर R हमारा स्मॉलर देन R है, स्मॉलर देन R का मतलब क्या है, हम जो मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट कर रहे हैं वायर के अंदर ही, तो वायर के अंदर किसी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा,
सोच करके खुद बताओ कितना हो सकता है। वायर के हमारा जो सिलेंड्रिकल वायर है और उसके सरफेस पर सिर्फ हमारा कंडक्टिंग मतलब मटेरियल है, बीच में पूरा का पूरा खाली है, तो बीच में किसी पॉइंट पर अगर हमें मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना हो तो वो कितना आएगा? 0। कैसे? सेम प्रोसीजर है जैसे हमने गॉस लॉ में अप्लाई करा था। यहाँ पर हम क्या करेंगे ना, अगर हमें यहाँ से r डिस्टेंस पर हमारा पॉइंट P यहाँ पर है, इस पॉइंट को मैं Q मान लेता हूँ, तो यहाँ पर अगर पॉइंट Q है और यहाँ पर हमें मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करनी है तो हम क्या करेंगे, एक एम्पेरियन लूप बनाएंगे और इस लूप से हम लिख सकते हैं इस लूप के लिए B डॉट dl इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई। इस लूप के अंदर टोटल करंट कितना है? 0। तो यहाँ से B इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा हमें? 0। ठीक है। ये तो आसान था, इसमें थोड़ी सी डिफ़िकल्टी होगी। ऐसे भी हमने गॉस लॉ में कर रखे हैं, ऐसे भी क्वेश्चंस, ऐसे भी डेरिवेशन हमने गॉस लॉ में कर रखे हैं। इसको मिटा दें हम। देखो इसी को हम कंसीडर कर लेते हैं कि क्या है, ये सॉलिड इनफाइनाइट वायर है। सॉलिड का मतलब पूरा फिल है मटेरियल और पूरे में करंट का फ्लो हो रहा है। तो पूरे में करंट का फ्लो होने का मतलब सिर्फ इसके सरफेस पे नहीं आ रहा, अंदर भी करंट का फ्लो हो रहा है। बात समझ में आई ना? अंदर भी करंट का फ्लो हो रहा है। इसका रेडियस अभी भी आर हम कंसिडर करके चलते हैं। पी हमारा ऐसा पॉइंट है जहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना है। ये पॉइंट हमारा सिलेंडर से बाहर की तरफ है और क्यू पॉइंट क्या है? सिलेंडर से अंदर की तरफ है। तो पॉइंट पी पर मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए हम क्या करेंगे? सबसे पहले अब देखो यहाँ पर जब आपको सॉलिड सिलेंडर देगा ना तो उस केस में आपको टोटल करंट नहीं देगा, ठीक है, करंट डेंसिटी देगा। ठीक है, जब आपको सॉलिड सिलेंडर देगा उस केस में आपको करंट मतलब बहुत रेयर केस में देगा, नहीं तो आपको क्या देगा? करंट डेंसिटी देगा। हम मान लेते हैं कि करंट डेंसिटी इसकी J है, करंट के फ्लो होने की डेंसिटी J है। तो J इज इक्वल टू क्या होता है? सबसे पहले ये बता दो। J इज इक्वल टू आई अपान टोटल एरिया। टोटल एरिया कितना है? पाई आर स्क्वायर। J इज इक्वल टू ये है और J आपको दिया गया है। और आप एक चीज़ जानते हो, J इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है ना? J इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी। हम जब बायो-सेवर्ट लॉ का यूज़ किए थे उस समय करंट चूँकि वेक्टर क्वांटिटी नहीं होता है तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन बताने के लिए करंट के डायरेक्शन में हमने जो dl लिया था उसको वेक्टर मान लिया था। लेकिन अब वहाँ पर dl को वेक्टर मानने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि J हमारा आ चुका है, ठीक है, J हमारा आ चुका है। तो इस केस में जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड होगा ना वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा J वेक्टर क्रॉस R वेक्टर के। इस चीज़ को समझ पा रहे हो क्या मैं बताना चाह रहा हूँ? वहाँ पर मैंने बताया था कि जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है DL क्रॉस R के, ठीक है। DL वेक्टर का डायरेक्शन किस तरफ था? करंट के डायरेक्शन की तरफ था, ठीक है। और J का भी डायरेक्शन किस तरफ होता है? करंट के डायरेक्शन की तरफ होता है। चूंकि J हमारा वेक्टर क्वांटिटी है तो अब हमें यहाँ पर DL की जरूरत नहीं पड़ेगी। हम ये भी कह सकते हैं कि B इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू J क्रॉस R। हाँ, DL भी ले सकते हैं, DL क्रॉस R भी है, लेकिन वो वाला कौन सा DL होगा? इस वाले का DL होगा, ठीक है ना, वायर का DL होगा, वायर का DL होगा। चूंकि यहाँ पर एक और DL आ चुका है, तो 2 बार DL लिखेंगे तो उससे कंफ्यूजन क्रिएट होगा। इसलिए यहाँ पर अगर कभी हमें इसके डायरेक्शंस को बताना हो, चूँकि B हमारी एक वेक्टर क्वांटिटी होती है तो इसके डायरेक्शंस को बताने के लिए हमें किसी की क्रॉस प्रोडक्ट से इसको बताना पड़ेगा। तो वो क्रॉस प्रोडक्ट क्या होगा? J क्रॉस R, ठीक है ना, जहाँ पर DL का जगह ले लेगा J। बात समझ में आ रही है ना? अब देखो इसको कैलकुलेट करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले P पर हम मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करते हैं। हम मान लेते हैं कि P पर मैग्नेटिक फील्ड BP है, तो हम क्या इसके लिए लिख सकते हैं? क्लोज्ड इंटीग्रल BP डॉट DL। DL क्या है? यहाँ से हमने जो एम्पेरियन लूप मानेंगे, कंसीडर करेंगे, जैसे मैंने अभी बनाया था, ये हमारा अगर वायर है और ये मतलब क्या है? सॉलिड है, तो यहाँ से R डिस्टेंस पर हम एक एम्पेरियन लूप कंसीडर कर लेंगे। तो इस एम्पेरियन लूप के लिए BP डॉट DL इज इक्वल टू बताओ म्यू नॉट इंटू आई की जगह पे क्या लिखेंगे? टोटल। यहाँ पर देखो, अब यहाँ पर जो I लेंगे ना वो I टोटल इंक्लोज्ड,
करंट, टोटल इनक्लोज्ड करंट क्या होगा, टोटल करंट हो जाएगा। और टोटल करंट कितना फ्लो हो रहा है, इतना ही तो हो रहा है ना, I = J × पाई आर स्क्वायर, इतना ही हो रहा है। तो इसको हम लिख सकते हैं, या तो I लिख लो, या तो इसकी हम ये भी लिख सकते हैं I × J × पाई आर स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पर देखो B.dl, B हमारा यहाँ पर भी कांस्टेंट होगा, तो B कांस्टेंट होगा, तो BP इंटू क्लोज्ड इंटीग्रल ऑफ dl दैट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 पाई स्मॉल r, 2 पाई स्मॉल r दैट इज इक्वल टू μ0 J × पाई आर स्क्वायर। यहाँ से पाई से एक पाई कैंसिल आउट हो जाएगा, ध्यान से देखना, यहाँ से एक पाई से एक पाई कैंसिल आउट हो गया। तो ये देखो BP हमें क्या मिल गया, BP = 2r, जब इधर जाएगा तो ये मिलने वाला है μ0 J × r स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2r। नहीं आ रही बात समझ में, ये इसका तो मैग्नीट्यूड हो गया, मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड हो गया। यहाँ पर अगर डायरेक्शन की बात करें तो एक फॉर्म और भी हो सकता है, आपको हो सकता है कंपटीशन में आ जाए, तो उस फॉर्म को भी आप लोग याद रख लीजिएगा इस फॉर्म में, ठीक है। कैसे, मैं क्या करूँगा ना, हमें J × R की ऊपर ज़रूरत है, ध्यान से देखना, J × R की ज़रूरत है ना। जैसे BP = μ0 J × r स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2r, ये तो इसका मैग्नीट्यूड हो गया। लेकिन अगर हमें वेक्टर के फॉर्म में कैलकुलेट करना हो तो इसके यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, बी वेक्टर के यूनिट वेक्टर से। इसका यूनिट वेक्टर किस डायरेक्शन में आएगा, J × R। अगर J को यूनिट वेक्टर ले लें, R को यूनिट वेक्टर ले लें, तो J कैप क्रॉस R कैप के डायरेक्शन को ही तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है ना, तो ये हम इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं J कैप क्रॉस R कैप से। कोई डाउट इसमें, ठीक है। अब ध्यान से देखना, यहाँ पर J है, J का मैग्नीट्यूड यहाँ पर दे रखा है, तो J के मैग्नीट्यूड से J के यूनिट वेक्टर को मल्टीप्लाई करेंगे तो J वेक्टर हो जाएगा। अगर ऊपर एक R से और मल्टीप्लाई कर दें, नीचे एक R है, एक R से नीचे भी मल्टीप्लाई कर दें, उस केस में इस R वेक्टर के मैग्नीट्यूड को R कैप से मल्टीप्लाई करेंगे तो R वेक्टर हो जाएगा। तो इस केस में मैग्नेटिक फील्ड के वेक्टर फॉर्म को हम कैसे लिख सकते हैं, μ0 J को हम इसमें मल्टीप्लाई कर दिए, ऊपर बचेगा R स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2r स्क्वायर इंटू J वेक्टर क्रॉस R वेक्टर। तो एक फॉर्म ये भी है, इसको भी आप लोग याद कर सकते हैं। अनवर, नींद आ रही है यार, नींद भगाने का कोई दवाई खोजना पड़ेगा तुम लोगों के लिए। मेरी क्लास में क्यों नींद आती है, लाइट जला दो। क्या तू सो लिया है, तुम्हें भी नींद आ रही है। मेरी क्लास में पढ़ने में मज़ा नहीं आता ना तुम लोगों को, मज़ा नहीं आता ना आपको मेरी क्लास में पढ़ने। मिटाई से लिख लिया यार, मुझे तो फिजिक्स पढ़ने में बहुत मज़ा आता है यार, टीचर उस लायक थे यार। जो छोड़ो सब कुछ, देखो अब क्या है, हमें मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट तो करना है, लेकिन इसके अंदर किसी पॉइंट पर, उस पॉइंट को हम क्यों मान लेते हैं, तो पॉइंट के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे, वही हम एम्पियर सर्किट लॉ लगाएंगे। तो इंटीग्रल ऑफ B@Q डॉट dl क्या लिख सकते हैं बताओ, क्या लिख सकते हैं, μ0 इंटू I, ठीक है। और I की वैल्यू यहाँ पर क्या होगी, अगर सोचो यहाँ पर ध्यान से देखना, ये हमारा वायर था यार, क्या ये हमारा वायर था, इसका रेडियस था r, इससे स्मॉल r डिस्टेंस पर हमें यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करनी है। तो यहाँ पर हम एम्पेरियन लूप बनाएंगे, तो इस एम्पेरियन लूप के अंदर वाला जो टोटल करंट होगा ना, वही करंट आएगा ना यहाँ पर, तो हमें इसके अंदर का टोटल करंट फाइंड करना पड़ेगा। समझ में आ रहा है, ये चूँकि क्रॉस सेक्शनल एरिया है ना, ये क्रॉस सेक्शनल एरिया है, तो इस चीज़ को ध्यान से समझना। ये बताओ टोटल करंट कितना फ्लो हो रहा है, टोटल करंट I फ्लो हो रहा है, या अगर आपको ये दिया गया है ना, सबसे आसान चीज़ आपको क्या दिया गया है, आपको करंट डेंसिटी दिया गया है, तो बस करंट डेंसिटी से क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो उसके टोटल एरिया में। टोटल एरिया कितना है इसका, पाई आर स्क्वायर,
तो टोटल करंट क्या हो जाएगा, J इंटू पाई इंटू आर स्क्वायर। स्मॉल आर लेंगे, कैपिटल आर नहीं लेंगे। पहले वाले में हमने कैपिटल आर लिया था क्योंकि टोटल करंट चाहिए था हमें, लेकिन अब हमें सिर्फ इतने पार्ट का करंट चाहिए, तो सिर्फ इतने एरिया को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये एरिया कितना होगा, क्योंकि इसका रेडियस आर है तो ये होगा पाई इंटू स्मॉल आर स्क्वायर। तो इसका एरिया से मल्टीप्लाई करेंगे J में तो टोटल करंट निकलेगा। तो यहाँ पर I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, J इंटू पाई इंटू आर स्क्वायर। ध्यान रहेगा ये चीज़। अब यहाँ पर DL क्या है, DL ये है, ठीक है। DL इसके अंदर वाला जो पेरीमीटर है, ठीक है, कितना हो जाएगा वो T2 पाई आर। B चूँकि कांस्टेंट है, B एट Q इज इक्वल टू, दोनों के बीच का एंगल अभी भी 0 डिग्री होगा तो cos थीटा इज इक्वल टू 1 हो गया। तो B Q DL की जगह पे क्या आ जाएगा, 2 पाई स्मॉल आर, 2 पाई स्मॉल आर दैट इज इक्वल टू म्यू नॉट J इंटू पाई आर स्क्वायर। पाई से पाई कैंसिल आउट हो गया, एक आर से एक आर कैंसिल आउट हो गया। समझ में आ रहा है ना। तो B एट Q इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, म्यू नॉट J इंटू आर डिवाइडेड बाई 2। आप लोग ये भी याद कर सकते हो, ये तो मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला हो गया। अगर B एट Q वेक्टर फॉर्म में चाहिए तुम्हें तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, क्या, चूंकि ये वायर है ना, ठीक है, तो ये इसका एक छोटा सा एलिमेंट था DL, तो इसका डायरेक्शन इस तरफ था, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन भी इसी तरफ था, दोनों के बीच का एंगल 0 डिग्री हुआ। और जब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ये टोटल हमें पेरीमीटर चाहिए, टोटल पेरीमीटर के लिए 2 पाई आर। तो B एट Q वेक्टर फॉर्म में लिखने के लिए ये क्या हो जाएगा, म्यू नॉट J इंटू आर डिवाइडेड बाई 2, और यहाँ पर क्या हो जाएगा J कैप क्रॉस आर कैप। और जब J और R का J कैप R कैप के साथ मल्टीप्लिकेशन होगा तो B एट Q इन वेक्टर फॉर्म मिलने वाला है म्यू नॉट डिवाइडेड बाई 2 J वेक्टर क्रॉस R वेक्टर। तो आप वेक्टर फॉर्म में ऐसे याद रख सकते हो और मैग्नीट्यूड के फॉर्म में ऐसे याद रख सकते हो, दोनों सही है। बताओ क्या दिखाई नहीं दे रहा है, आगे समझ में। क्लियर हुआ। कुछ डाउट है, किसी को कुछ पूछना है, क्वेश्चंस कराएं। नहीं सर रहने दीजिए, चलो ज़्यादा क्वेश्चन नहीं कराता है तुम्हें। इसके एप्लीकेशंस, अब ये भी तो एप्लीकेशन ही था, ये भी क्या पढ़ रहे थे, एप्लीकेशन पढ़ रहे थे। एक एप्लीकेशन और है, हमने सोलिनॉइड के द्वारा मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करी थी, सोलिनॉइड का बायो-सैवर्ट लॉ का यूज़ करके। अब हम एम्पियर्स लॉ का यूज़ करके मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करेंगे। देखो कैसे करते हैं, बिल्कुल 2 लाइन में हो जाएगा। किंजा समझ में आ रहा है तुम्हें? तुम ऐसे एकदम धीमा होकर क्यों बोल रही हो? क्या रह गया है मतलब एब्सेंट थी वो वाली ना, वीडियो देखो मेरी। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सॉलिड इनफाइनिटी तो खत्म हो गया ना। मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलिनॉइड, हेडिंग देना तुम लोग, मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलिनॉइड। मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलिनॉइड। मान लो इसमें आई करंट का फ्लो हो रहा है, ठीक है। तो एक चीज़ हमेशा ध्यान में रखिएगा कि सोलिनॉइड के अंदर हम आइडियल केस में ज़्यादातर क्वेश्चंस को सॉल्व, मतलब आइडियल केस मान करके ही सॉल्व करते हैं। और आइडियल केस में मैंने बताया था कि जो हमारा सोलिनॉइड के अंदर इनसाइड जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो यूनिफॉर्म होता है। यूनिफॉर्म का मतलब सभी जगह कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड होगा, और बाहर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड लगभग 0 के बराबर होता है। मैग्नेटिक फील्ड नेग्लिजिबल होता है, इतना ज़्यादा छोटा होता है कि वो बहुत ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ती उसकी, ठीक है ना। तो अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म या कांस्टेंट होती है और बाहर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड 0 कंसीडर कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा सोलिनॉइड है और हमें कैलकुलेट करना है कि इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड किसका यूज़ करके, एम्पियर सर्किटल लॉ का यूज़ करके। इसको मैं क्रॉस सेक्शनल व्यू में दिखा रहा हूँ आप लोगों को। ये वास्तव में कैसे गया है, ऐसे करंट का फ्लो हो रहा है, मतलब ऊपर से
ऐसे करने का मतलब क्या है, ऊपर करंट बाहर से अंदर की तरफ जा रहा है और नीचे करंट अंदर से बाहर की तरफ आ रहा है। तो इसको मैं थोड़ा सा ऐसे करके दिखा दे रहा हूँ आप लोगों को। ठीक है, ये इसका क्रॉस सेक्शनल व्यू, मतलब इसको आधे से मैंने काट दिया ऐसे, ठीक है, और काटने के बाद कुछ ऐसा ये दिखाई दे रहा है। तो आप बता सकते हो क्या इसमें मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन किस तरफ होगी? मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बताओ। इस तरफ, बाएं तरफ, ठीक है ना। तो ये होगी हमारी मैग्नेटिक फील्ड की ये डायरेक्शन होगी, ठीक है। और यहाँ पर देखो आप लोग, हमें यहाँ पर मान लो मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करनी है, हमें यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करनी है। तो हम अगर एम्पियर सर्किट लॉ का यूज़ करना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे ना कि एक रेक्टेंगल कंसीडर कर लेंगे। क्या करेंगे? एक रेक्टेंगल कंसीडर करेंगे हम यहाँ से। ये हमने रेक्टेंगल कंसीडर कर लिया, हम इसको कुछ नाम दे देते हैं, A B C D। इस रेक्टेंगल को हमने नाम दे दिया ABCD। हम मान लेते हैं इसकी लेंथ है L और ब्रेथ है स्मॉल b। इस रेक्टेंगल का लेंथ है L और ब्रेथ है स्मॉल b। हमें इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करनी है, इस पॉइंट पर। ये पॉइंट है हमारा P, और हम यूज़ करेंगे यहाँ पर एम्पियर सर्किट लॉ। थोड़ा ध्यान से देखना, समझना इस चीज़ को। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन देख रहे हो ना आप लोग, इस तरफ है। इसके लिए मैं एम्पियर सर्किट लॉ लिखता हूँ आप लोगों के लिए, B डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई। यहाँ पर आपको कितने डीएल दिखाई दे रहे हैं, मतलब डीएल कहने का मतलब कितने पार्ट्स में इसके लेंथ को मैं डिवाइड कर सकता हूँ, 4 पार्ट में, ठीक है। यहाँ से लेकर के यहाँ तक, फिर यहाँ से लेकर के यहाँ तक, फिर यहाँ से लेकर के यहाँ तक, फिर यहाँ से लेकर के यहाँ तक। बात समझ में आ रही है ना? समझ में आ रहा है ये चीज़? क्या रेक्टेंगल लिया है या रेक्टेंगल मान लो, रेक्टेंगल मान सकते हो, स्क्वायर भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। अब यहाँ पर थोड़ा ध्यान से देखना, अभी जब रिजल्ट आएगा तब समझ में आएगा, तुम कुछ भी ले सकते हो वहाँ पर। ये क्लोज्ड इंटीग्रल है, ये क्या है? क्लोज्ड इंटीग्रल। तो मैं मान लेता हूँ कि डीएल का डायरेक्शन ये है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। डीएल का डायरेक्शन क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है। तो मैं क्लोज्ड इंटीग्रल B डॉट डी एल को देखो क्या लिख सकता हूँ, इंटीग्रल ऑफ A टू D B डॉट डी एल प्लस इंटीग्रल ऑफ B डॉट C B टू C B डॉट डी एल प्लस इंटीग्रल C टू D B डॉट डी एल प्लस इंटीग्रल D टू A B डॉट डी एल। इंटीग्रेशन को कई पार्ट में डिवाइड करना मैंने सिखाया था ना, ठीक है। लिमिट देखो यहाँ A से B, B से C, C से D, D से E, जब इन सबको जोड़ेंगे ना तो ये क्या हो जाएगा? E टू A, मतलब क्लोज्ड इंटीग्रल। वहीं से स्टार्ट किया, वहीं खत्म हो गया, ठीक है। अब देखो म्यू नॉट I इज इक्वल टू कितना आएगा? DL क्या है? DL ये जो हमने क्लोज्ड लूप जो माना है ना, लूप की लेंथ है, लूप का एक छोटा सा एलिमेंट है, ठीक है ना। लूप का एक छोटा सा एलिमेंट है और इसी हमें DL को इंटीग्रेट करना है। जैसे कि मान लो A से D तक, तो हमें यहाँ से लेकर के यहाँ तक इंटीग्रेट कर देना है, मतलब DL इज इक्वल टू B आ जाएगा, ठीक है। और जब हम D से लेकर के C तक इंटीग्रेट करेंगे तो L आ जाएगा। अभी वो है, अभी ये सब जीरो हो जाएंगे बहुत सारे, है ना। तो अभी धैर्य रखो, समझ में आ गया ना DL क्या है। I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? मैंने आप लोगों को लिखाया था कि अगर मान लो ये टोटल L टर्न्स है, N नंबर ऑफ टर्न्स है N, और इस सोलिनॉइड की पूरी लेंथ है L, तो मैंने एक चीज़ लिखाई थी, स्मॉल n इज इक्वल टू N अपॉन L, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, ठीक है। अगर नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ का मतलब क्या है? एक टर्न्स में I करंट का फ्लो हो रहा है, तो इस DL के अंदर, इस लेंथ के अंदर टोटल कितने आए हैं, टोटल, ठीक है। मतलब कहने का मतलब इस जो हमने लूप कंसीडर किया है, इसमें टोटल कितने करंट, कितने लूप आए हैं, मतलब कितनी बार करंट का फ्लो हो रहा है। उसके लिए हम क्या करेंगे, इस n में इसके लेंथ से मल्टीप्लाई कर देंगे। बात समझ में आ रही है ना। तो ये क्या हो जाएगा? I इज इक्वल टू N इंटू L। ये समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये बताओ। सुनो, N है क्या?
नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। तो अगर मान लो L लेंथ में कितने नंबर ऑफ टर्न्स हैं उसके लिए हम क्या करेंगे, L से N को मल्टीप्लाई कर देंगे तो नंबर ऑफ टोटल टर्न्स निकल जाएंगे। तो नंबर ऑफ टोटल टर्न्स निकल गया और एक टर्न में I करंट का फ्लो हो रहा है। तो टोटल टर्न में अगर N इंटू L टर्न है तो कितने करंट का फ्लो होगा, N इंटू L इंटू I, नहीं आ रहा, N इंटू L इंटू I। ये हो गया तुम्हारे टोटल करंट किसमें, इस लूप में। अब देखो A से लेकर के B तक, जब हम A से लेकर के B तक इंटीग्रेट करेंगे तो क्या करा मैंने, ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन इसका थोड़ा सा उल्टा लेना चाहिए था, ठीक है कोई बात नहीं। B डॉट DL A से लेकर के जब B तक इंटीग्रेट करेंगे, ये बताओ ये AB कहने का मतलब क्या है। यहाँ पर देखो यहाँ से लेकर के यहाँ तक मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट है, ये समझा दें, ये नहीं समझ में आया। L लेंथ का सोलिनॉइड है, टोटल टर्न्स है N, तो N क्या होता था, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, ऐसे समझो। L लेंथ के लिए L लेंथ के लिए N टर्न्स हैं, तो 1 लेंथ के लिए कितने टर्न्स होंगे, N अपॉन L। तो ये बताओ X लेंथ के लिए कितने टर्न्स हो जाएंगे, N अपॉन L N टू X, और N अपॉन L क्या था, N इंटू X। मेरी बात समझ रहे हो, ये तुम्हें दिया रहेगा मैक्सिमम टाइम, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। बस तुम्हें जितने लेंथ के अंदर जो टोटल टर्न्स आ रहे होंगे ना, टोटल टर्न्स जितने होंगे जितने लेंथ के अंदर, उस लेंथ से आपको नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ से मल्टीप्लाई कर देना है। तो आपको यहाँ पर टोटल लेंथ कितना दिया गया है, मतलब इसी लेंथ के अंदर ना ये टोटल करंट आ रहा है ना, टोटल करंट इसी लेंथ के अंदर आ रहा है ना, तो हम इस लेंथ से N को मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या मिल जाएगा हमें, टोटल टर्न्स मिल जाएगा। अब उस टोटल टर्न्स में एक टर्न्स में I करंट का फ्लो हो रहा है, तो टोटल टर्न्स में I से मल्टीप्लाई कर देंगे, उतने करंट का फ्लो हो रहा है, तो ये टोटल करंट निकलेगा किसके अंदर, इस लूप के अंदर। यहाँ पर देखो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, यहाँ पर देख लो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन इस तरफ है, और यहाँ पर भी मैग्नेटिक फील्ड वही है, यहाँ पर भी वही है, यहाँ पर भी, सभी जगह मैग्नेटिक फील्ड सेम है। मैग्नेटिक फील्ड बाहर आ गया और मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन इस तरफ है और DL का डायरेक्शन इस तरफ है। ध्यान से देखना, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन इस तरफ है और DL का डायरेक्शन, चूंकि A से लेकर के B तक इंटीग्रेट कर रहा है ना, तो DL का डायरेक्शन इस तरफ है। दोनों के बीच का एंगल 180 डिग्री, 180 डिग्री की वैल्यू 0, सॉरी 180 डिग्री की वैल्यू -1, 180 डिग्री की वैल्यू cos 180 डिग्री की वैल्यू पूछ रहा हूं मैं यार। सुनो इधर थोड़ा ध्यान दो, इसको आप चेंज कर लो, इसको A मानो, इसको B, ये C और ये D, ठीक है। अब देखो A से लेकर के B तक अब 0 डिग्री है ना, DL और B के बीच का एंगल 0 डिग्री, cos 0 डिग्री की वैल्यू 1, तो B इंटू DL को इंटीग्रेट करेंगे A से लेकर के B तक, टोटल लेंथ आएगा, टोटल लेंथ कितनी है L, प्लस B से लेकर के C तक, B से लेकर के C तक, ये देखो DL का डायरेक्शन ये है, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ये है, 90 डिग्री, cos 90 0, तो B डॉट DL 0। CD के लिए देखो, CD चूंकि बाहर की तरफ है, बाहर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड ही 0 है, बाहर की तरफ जब मैग्नेटिक फील्ड ही 0 है तो B डॉट DL 0, प्लस यहाँ पर भी सेम कंडीशन, A से लेकर के D तक, A B C C D, ठीक है, D से लेकर के A तक, जब D से A जाएंगे तो D से A का डायरेक्शन DL का नीचे की तरफ, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन लेफ्ट हैंड साइड की तरफ, दोनों के बीच का एंगल 0 डिग्री, सॉरी 90 डिग्री, तो B डॉट DL इज इक्वल टू 0, दैट इज इक्वल टू म्यू नॉट N इंटू L इंटू I। तो यहाँ से हमें मिला B इंटू L इज इक्वल टू म्यू नॉट N L इंटू I, L से L कैंसिल आउट हो गया, मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू म्यू नॉट N इंटू I। अब तुम देखो ये आसान है बिल्कुल, मैंने समझाने में ज़्यादा समय ले लिया, ठीक है, जहाँ पर समझ में नहीं आया फिर दोबारा पूछो, मैं समझा रहा हूँ। बाहर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड हमने बाहर आइडियल के लिए कंसीडर करा है ना, तो बाहर मैग्नेटिक फील्ड जब 0 तो ये तो ऑटोमेटिकली 0 हो जाएगा जी टोटल, C से लेकर के D तक मैग्नेटिक फील्ड 0 है तो B डॉट DL इज इक्वल टू 0। यहाँ पर देखो B से लेकर के C तक, B से लेकर के C तक DL का डायरेक्शन ऊपर की तरफ है और मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन
इस तरफ है, दोनों के बीच का एंगल 0 डिग्री। तो बी डॉट डी एल का मतलब क्या है, बी इंटू डी एल इंटू कॉस थीटा, कॉस 90 डिग्री, कॉस 90 डिग्री का मतलब ये टोटल का टोटल 0, सेम वैसे ये भी 0, तो ये तीनों तो पहले ही 0 हो गया, बच क्या रहा है, ये बच रहा है। तो इसमें बी इंटू डी एल इंटू कॉस थीटा, तो यहाँ पर देखो डी एल की भी डायरेक्शन इधर की तरफ है और बी की भी डायरेक्शन इधर ही की तरफ है, तो क्या हो जाएगा ये cos 0 डिग्री, cos 0 डिग्री की वैल्यू 1, यानी b इंटू डी एल। चूंकि हमारा देखो यहाँ पर हमने पहले कंसीडर कर रखा है कि सोलिनॉइड के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो यूनिफॉर्म होगा, कांस्टेंट होगा, तो मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट है, बाहर आ गया। और जब dl को हम इंटीग्रेट करेंगे a से लेकर के b तक, dl को इंटीग्रेट करेंगे a से लेकर के b तक, टोटल लेंथ आएगी, टोटल लेंथ कितनी है l, तो b इंटू एल दैट इज इक्वल टू म्यू नॉट l n l इंटू आई। ये समझ में आ गया था ना, टोटल करंट इतना कैसे आ रहा है। अब बस l से l कैंसिल आउट हो जाएगा, b इज इक्वल टू मिल जाएगा म्यू नॉट n इंटू आई। इसे आप लिखने के लिए बस 1 मिनट भी नहीं लगेगा, मुझे समझाने में इतना ज़्यादा समय लग गया, ये बार बार आपको लिखने की भी ज़रूरत नहीं है, एक लाइन में आंसर दे सकते हो इसका। डेरिवेशन भी आता है एग्जाम में, 2 लाइन लिख दो, ये लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये लिखने की ज़रूरत नहीं है, बस इतना लिख करके इतना लिख दोगे आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये कुछ एप्लीकेशन थे। अगली टर्न पर हम पढ़ेंगे टोरॉइड के बारे में। जैसे सोलिनॉइड होता है वैसे एक टोरॉइड भी होता है। टोरॉइड मतलब ये सोलिनॉइड क्या होता है, लीनियरली होता है लेकिन वो सर्कुलर होता है, बस वैसे उसमें भी तार लपटे गए होते हैं, वायर जो होता है उसमें भी लपटा गया होता है, बस वो क्या होता है, सर्कुलर होता है। ये होता है टोरॉइड, और इसके मटेरियल के अंदर मैग्नेटिक फील्ड में कैलकुलेट करना है, वो भी इतना ही आएगा, लेकिन वो कल हम देखेंगे। ठीक है, कैसे आएगा। समझ में आ गया इतनी सारी चीज़ें, सब कुछ क्लियर है, कोई डाउट।